गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना नया चैप्टर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम शुरू करेंगे। इस चैप्टर में शुरुआत में डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आइसोटोप्स, आइसोबार्स, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, थॉमसन एटॉमिक मॉडल, ये सारे टॉपिक्स थे जिसको इस साल डिलीट कर दिया गया है, डिलीटेड कोर्स में डाल दिया गया है। तो ये टॉपिक्स अपन इस चैप्टर में नहीं पढ़ेंगे। हम यहाँ पर सिर्फ शुरुआत से पढ़ेंगे। बोहर्स एटॉमिक मॉडल इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, प्लांक क्वांटम थ्योरी पढ़ेंगे, डी ब्रॉगली इक्वेशन पढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ेंगे, हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे, ऑर्बिटल पढ़ेंगे और क्वांटम नंबर्स पढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में जो शुरुआत के टॉपिक्स हैं वो सारे के सारे टॉपिक्स क्या कर दिए हैं, डिलीट कर दिए हैं कोर्स में से। 30% कोर्स जो रिड्यूस किया है वो 30% कोर्स इसमें से डिलीट किया हुआ है। तो ये मैं आपको बता रही हूँ। उसमें आपका डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेज, डिस्कवरी ऑफ एनोड रेज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और आपका जो है आइसोटोप्स, आइसोबार्स, उसके बाद रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और थॉमसन एटॉमिक मॉडल और उनके ड्रॉबैक्स वगैरह, ये सारी चीजें डिलीट कर दी गई हैं। अब इस चैप्टर की शुरुआत में जो फिर भी मैं थोड़ा सा लूंगी, आपको थोड़ा सा बेसिक जानकारी दूंगी इस चैप्टर के अंदर। जैसा कि आपको पता है इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो जे थॉमसन ने की थी। किसने की थी? जे थॉमसन ने। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन जो है वो ई गोल्डस्टीन ने करी थी। उसी प्रकार डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन जो है, वो जेम्स चैडविक ने की थी। किसने की थी? जेम्स चैडविक ने। ये 3 फंडामेंटल पार्टिकल्स थे जो रदरफोर्ड ने बताए थे कि एटम में के न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं दे रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये 3 बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी जे थॉमसन ने करी थी, प्रोटॉन की डिस्कवरी ई गोल्डस्टीन ने करी थी और न्यूट्रॉन की डिस्कवरी जेम्स चैडविक ने की थी। इसके बाद एक और जो है आपका कि आइसोटोप्स, आइसोबार्स क्या होते हैं, इसके साथ 2 छोटी छोटी सी डेफिनेशंस और मैं आपको पढ़ाऊंगी और आगे हम उस पर क्या करेंगे, प्रोसीड करेंगे। आइसोटोप्स हम फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़ते आए हैं। आइसोटोप्स, आइसोबार्स में इसके साथ आपको पढ़ाऊंगी आइसोटोन्स में आपको पढ़ाऊंगी और एक अपन पढ़ेंगे आइसोस्टर्स। अब आइसोस्टर्स और ये आइसोस्टर्स को ना छोड़ते हुए अपन आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसोटोन्स को आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसो न्यूट्रॉनिक भी बोलते हैं। अब यहाँ पर आइसोटोप्स, आइसोबार्स, आइसोटोन्स, आइसो न्यूट्रॉनिक और आइसो इलेक्ट्रॉनिक क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट और एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है। एक ही एलिमेंट के कुछ ऐसे एटम्स होते हैं विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास। आपको पता है, जैसे मैं यहाँ पर सिंबल लिख रही हूँ यूरेनियम का, तो यूरेनियम के जो पावर में लिखते हैं वो उसका एटॉमिक मास होता है यूरेनियम 235 और 92। तो जो हम उसके उस पे लिखते हैं टॉप पे, उसको हम कहते हैं एटॉमिक मास। क्या कहते हैं उसको? एटॉमिक मास। और जो बेस में लिखते हैं हम उसको कहते हैं एटॉमिक नंबर। क्या कहते हैं? एटॉमिक नंबर। मैं यहाँ पर यूरेनियम का एक और एटम लिख रही हूँ जिसका एटॉमिक मास है 236 और 92। यहाँ पर मैं एक और लिख रही हूँ 237 और 92, 237 और 92। तो यूरेनियम जो आइसोटोप्स हैं, ये आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के कुछ एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। मैं यहाँ आपको बता दूं कि जो एटॉमिक मास होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है। जो एटॉमिक मास होता है वो सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन होता है।
प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, और जो एटॉमिक नंबर होते हैं वो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होता है। यहाँ पर भी जो एटॉमिक मास होगा वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के सम के बराबर होगा, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। सम ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन एटॉमिक मास होता है, एटॉमिक नंबर प्रोटॉन के बराबर होता है। तो जब आप कोई कॉम्पिटिटिव लेवल फेस करते हो तो उसमें पूछा जाता है आइसोटोप्स आर डिफरेंट, आइसोटोप्स है डिफरेंट, आइसोटोप में क्या डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप में प्रोटॉन्स हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। यहाँ पर मैंने यूरेनियम के 3 आइसोटोप्स लिखे हैं, तीनों आइसोटोप का एटॉमिक नंबर 92 है, मतलब तीनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 92 92 92 है। तो तीनों आइसोटोप्स में जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे वो सेम होंगे, तो डिफरेंट क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स उनमें क्या होंगे, अलग अलग होंगे। तो आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट which have different atomic mass but same atomic number, means they have same number of protons in their nucleus but they have different number of neutron, तो such atoms are called isotopes of each other। ये atoms आपस में क्या कहलाते हैं, isotopes कहलाते हैं। अगला जो आता है वो आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स का मतलब होता है दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है। दो अलग अलग एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, सेम होता है, और एटॉमिक नंबर क्या होता है, अलग अलग होता है। इसको हम क्या कहते हैं, आइसोबार्स। तो आइसोबार्स में जैसे मैंने आपके सामने लिखा पोटेशियम 40 19, कैल्शियम 40 20। तो यहाँ पर पोटेशियम एक अलग एलिमेंट है और कैल्शियम एक अलग एलिमेंट है, और यहाँ पर दोनों का एटॉमिक मास 40 है। लेकिन कैल्शियम में पोटेशियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 19 है, और कैल्शियम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं, 20 है। लेकिन इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, 40 माइनस 19 कितना हो जाएगा, 21। कितना हो जाएगा इसमें 21, और इसमें 40 माइनस 20 कितना हो जाएगा, 20। तो इनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दोनों क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो ये क्या कहलाएंगे आपके आइसोबार्स, जिनका एटॉमिक मास क्या रहेगा, सेम, बट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा, डिफरेंट रहेगा। उसके बाद जो अगला टॉपिक आता है वो है आपका आइसोटोन्स और आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसोटोन्स और आइसोन्यूट्रॉनिक, आइसोटोन्स और आइसोन्यूट्रॉनिक। आइसो का मतलब होता है सेम और टोन्स का मतलब है न्यूट्रॉन। यहाँ इसके लिए एक और वर्ड है, आइसो का मतलब होता है सेम और न्यूट्रॉनिक का मतलब होता है न्यूट्रॉन। तो दोज स्पीसीज इन विच नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, जिन स्पीसीज में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे, सेम रहेंगे, हम उनको क्या बोलेंगे, आइसोन्यूट्रॉनिक कहेंगे। क्या कहेंगे, आइसोन्यूट्रॉनिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा फास्फोरस 31 15, सल्फर 32 16 से, है ना। तो ये दो हैं, इसमें अगर मैं आपको बताऊं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है आपको, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर दो। एटॉमिक मास को ए से रिप्रेजेंट करते हैं और एटॉमिक नंबर को जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए फॉर्मूला हो जाएगा ए माइनस जेड, यानी 31 माइनस 15 इज इक्वल टू कितने न्यूट्रॉन आ गए, 16 न्यूट्रॉन आ गए। इसी प्रकार अगर हम सल्फर में जाएं तो ए माइनस जेड इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर एटॉमिक मास कितना है, 32 है, और एटॉमिक नंबर कितना 16 है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हो गए, 16 हो गए। तो सल्फर और फास्फोरस दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने, 16 है। तो सल्फर और फास्फोरस ये आइसोटोन्स या आइसोन्यूट्रॉनिक कहलाएगा। तो आइसोटोन्स और आइसोन्यूट्रॉनिक्स आर दोज स्पीसीज इन विच आर दोज एटम्स इन विच द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर सेम, जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, आइसोन्यूट्रॉनिक कहते हैं। अब आपके सामने आता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक। आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब आइसो मीन्स सेम और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, तो हम उनको क्या बोलते हैं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने लिखा Na पॉजिटिव और F नेगेटिव। तो सबसे पहले आप इसका मीनिंग समझिए। Na पॉजिटिव मतलब सोडियम ने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, इसलिए उसके ऊपर +1 चार्ज है, और F नेगेटिव मतलब फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अब मैं आपको बता दूं सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर उसने अपने में से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया तो कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन बचे, ठीक है। फ्लोरीन में टोटल नंबर ऑफ 9 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और उसने एक इलेक्ट्रॉन क्या कर लिया, गेन कर लिया, तो इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। कहने का मतलब ये हुआ कि सोडियम और फ्लोराइड जो है, दोनों सोडियम आयन के अंदर और फ्लोराइड आयन के अंदर
दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने 10 है, तो ये क्या कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। उसी प्रकार मैंने लिखा आपके सामने एर्गॉन और Ca2 पॉजिटिव। तो आपको मालूम है एर्गॉन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, यानी इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 18। और कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, यानी इसके अंदर 20 इलेक्ट्रॉन है। इसने अपने में से 2 पॉजिटिव आया है, मतलब इसने अपने में से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया लूज कर दिया, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे 18 इलेक्ट्रॉन बचे। तो एर्गॉन में भी 18 इलेक्ट्रॉन है और Ca2 पॉजिटिव आयन में भी 18 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी आपस में क्या कहलाएंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स आर दोज स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आइसो का मतलब केमिस्ट्री में सेम होता है और इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन। तो दोज स्पीसीज इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर सेम, सो दे आर नोन एज आइसो इलेक्ट्रॉनिक। Isotopes are the atoms of an element which have different atomic mass but same atomic number। और isotopes में number of neutrons अलग अलग होते हैं। उसी प्रकार isobars are those elements atoms of different element which have same atomic mass but different atomic number। तो उनमें atomic number भी different होगा, यानी number of protons भी अलग होंगे और number of neutrons भी अलग होंगे। isotones और isoneutronic मतलब number of neutrons क्या रहेंगे same रहेंगे, है ना। तो यहाँ पर अगर अपन फास्फोरस और इसका देखें तो दोनों में 16 है फास्फोरस और सल्फर में, तो दे विल बी कॉल्ड आइसोन्यूट्रॉनिक। और आइसो इलेक्ट्रॉनिक मतलब जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या रहेंगे सेम रहेंगे, तो उनको क्या कहेंगे आइसो इलेक्ट्रॉनिक कहेंगे। एक छोटी सी टर्म यहाँ पर और है जिसको हम बोलेंगे आइसोस्टर्स। आइसोस्टर्स का मतलब होता है दोज मॉलिक्यूल्स इन विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ एटम्स आर सेम। ऐसे मॉलिक्यूल जिनकी एटॉमिसिटी भी सेम होती है, एटॉमिसिटी मतलब नंबर ऑफ एटम्स, ठीक है, इन अ मॉलिक्यूल। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें नंबर ऑफ एटम्स भी क्या होते हैं सेम होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होते हैं सेम होते हैं। यानी आइसोस्टर्स में दो चीजें आपको देखना है, एक तो उनमें नंबर ऑफ एटम्स सेम होना चाहिए और दूसरा उनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होना चाहिए सेम होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रही हूँ CO2 और N2O, CO2 और N2O, ओके। यहाँ पर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन है 6। उसके बाद ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 8 मल्टीप्लाइड बाय 2, क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन के 2 एटम है। तो 6 + 16 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 22 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें कार्बन के कितने एटम है 1 और ऑक्सीजन के कितने एटम है 2, तो नंबर ऑफ एटम्स कितने हो गए 1 + 2 यानी कितने हो गए 3, तो इसकी एटॉमिसिटी कितनी हो गई 3। अब अपन नाइट्रोजन पे आते हैं। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7। इसके अंदर कितने एटम है नाइट्रोजन के 2, तो 7 × 2 प्लस ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो 7 × 2 = 14 प्लस 8 इलेक्ट्रॉन, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 22 इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो सेम आ गया। अब इसमें नंबर ऑफ एटम कितने 3 है और इसमें भी नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं 3 है, यानी 2 + 1 है, 2 + 1 यानी कितने हो गए 3 हो गए। तो ये जो दो मॉलिक्यूल आप देख रहे हो, ये दोनों मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स भी सेम है और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी सेम है। तो ये दोनों मॉलिक्यूल आपस में क्या कहलाएंगे आइसोस्टर्स कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे आइसोस्टर्स। सो ये जो छोटी छोटी डेफिनेशंस थी इस चैप्टर से रिलेटेड थी वो मैंने आपको बता दी। अब आपसे कभी कहा जाए कि NH4 पॉजिटिव में NH4 पॉजिटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करो। इसके अंदर NH4 पॉजिटिव आयन के अंदर NH4 पॉजिटिव आयन को अमोनियम आयन कहते हैं, अमोनियम आयन कहते हैं NH4 पॉजिटिव को। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हमको एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन कितना होता है 7 होता है, ठीक है। और इसका मतलब और एटॉमिक मास जो होता है वो 14 होता है। एटॉमिक मास जो होता है वो कितना होता है ऑफ नाइट्रोजन 14 होता है। तो नाइट्रोजन के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 14 - 7 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी 7 होते हैं और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होते हैं 7। हमेशा एटम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या सेम रहती है। जितने प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर होते हैं एटम में, उतने ही इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। पॉजिटिव नेगेटिव को क्या कर देता है कैंसिल कर देता है, तो एटम कैसा हो जाता है न्यूट्रल हो जाता है। तो एटम में हमेशा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स क्या रहेंगे सेम रहेंगे। तो नाइट्रोजन के अंदर 7 न्यूट्रॉन्स है, 7 प्रोटॉन्स और 7 इलेक्ट्रॉन्स है। आपको पता है हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 होता है,
प्रोटॉन एक होता है और इलेक्ट्रॉन भी कितना होता है, एक होता है। यहाँ टोटल कितने हाइड्रोजन है, 4, तो 1 मल्टीप्लाइड बाय 4, 1 मल्टीप्लाइड बाय 4 यानी 4 ये प्रोटॉन्स हो जाएंगे और 4 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। अब आप यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालेंगे, क्या निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन NH4 पॉजिटिव, अमोनियम में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स निकालेंगे। ध्यान से सुनिएगा, तो नाइट्रोजन के कितने हैं प्रोटॉन, 7 और हाइड्रोजन के कितने 4, तो टोटल प्रोटॉन कितने हो गए 11। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे हम, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन NH4 पॉजिटिव, NH4 पॉजिटिव आयन में टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालेंगे। तो नाइट्रोजन में न्यूट्रॉन्स कितने हैं 7, हाइड्रोजन में एक भी नहीं है तो 0, यानी कितने न्यूट्रॉन्स हो गए 7 न्यूट्रॉन्स हो गए। फिर आपको निकालना है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन NH4 पॉजिटिव, अमोनियम आयन में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नाइट्रोजन में कितने 7 और हाइड्रोजन में टोटल कितने 4, तो 7 + 4 = कितना हो जाएगा 11 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपन सिर्फ नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को देख रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर एक प्लस चार्ज है। प्लस चार्ज का मतलब होता है एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा है, तो हम जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देंगे बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द पॉजिटिव चार्ज। इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन में से एक इलेक्ट्रॉन माइनस कर देंगे, तो ये 10 इलेक्ट्रॉन आएंगे। यानी जो NH4 पॉजिटिव आयन है, जो अमोनियम आयन है, उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी दोनों एटम के काउंट करना है अपने का, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 11 है, टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 7 है और टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 आ रहे थे, लेकिन एक पॉजिटिव चार्ज होने के कारण एक इलेक्ट्रॉन कम करना है यानी माइनस करना है, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे 10। इस प्रकार से आपको कोई भी स्पीसीज अगर दी जाती है, भले वो आयन के फॉर्म में हो या मॉलिक्यूल के फॉर्म में हो, आपको उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन निकालना है, तो आप इस तरह से कर सकते हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए हमेशा एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। एक चीज और ध्यान रखिए कि किसी भी एटम में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स हमेशा क्या होते हैं, सेम होते हैं। एटम में, आयन में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन कभी भी सेम नहीं होंगे। तो इस तरह से आप किसी भी स्पीसीज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को क्या कर सकते हो, आप काउंट कर सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। अब इस चैप्टर का हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है प्लांक क्वांटम थ्योरी। प्लांक quantum theory. This theory was given by Maxwell Planck. This theory was given by Maxwell Planck. ये जो थ्योरी है वो मैक्सवेल प्लांक ने दी थी। जब हम किसी भी ट्यूबलाइट को, किसी भी बल्ब को अगर ग्लो होते देखते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि वो कंटिन्यूस ग्लो हो रहा है, या हम किसी जलती हुई चीज के पास, सपोज लकड़ी है या कोयला है, हम उसके पास अगर बैठ जाते हैं तो हमको उससे कंटिन्यूस हीट आती हुई महसूस होती है, तो हमको क्या लगता है हीट कंटिन्यूस आ रही है। लेकिन मैक्सवेल प्लांक ने जब इस चीज को रिसर्च करा तो उसने क्या देखा कि जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने में से लाइट या हीट रेडिएट करती है, कोई भी ऑब्जेक्ट वो लाइट रेडिएट करे या हीट रेडिएट करे, इट इज नॉट इन कंटिन्यूस फॉर्म, ये कंटिन्यूस नहीं होती है, इट इज इन डिसकंटिन्यूस फॉर्म, वो डिसकंटिन्यूस फॉर्म में होती है। मतलब हीट और लाइट रेडिएटेड बाय एन ऑब्जेक्ट, हीट और लाइट radiated by an object, radiated by an object, radiated by an object is not continuous, is not continuous, ये continuous नहीं होता है। It is in the form of small packets or bundles, ये छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल्स के रूप में होता है। In case of light, in case of light, वो जो बंडल्स होते हैं, छोटे छोटे बंडल्स होते हैं, उन बंडल्स को फोटॉन्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फोटॉन्स। इन केस ऑफ, बिकॉज लाइट इज मेड अप ऑफ फोटॉन्स, इसलिए वो छोटे छोटे जो बंडल्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, फोटॉन। और इन केस ऑफ हीट, हीट के केस में इन बंडल्स को हम कहते हैं क्वांटा। इन क्या कहते हैं, इनको क्वांटा। अरे गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपने में से हीट या लाइट रेडिएट करती है तो वो कंटिन्यूस नहीं होती है, वो डिसकंटिन्यूस होती है, मींस इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स। ऐसे छोटे छोटे पैकेट्स रहते हैं, लेकिन उनकी स्पीड इतनी ज्यादा होती है कि हम उनके बीच के गैप को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं, तो छोटे छोटे पैकेट्स और बंडल्स के रूप में होता है। जब वो लाइट रेडिएट करती है तो वो बंडल फोटॉन कहलाता है, और जब वो हीट रेडिएट करती है तो वो बंडल क्या कहलाता है, क्वांटा कहलाता है।
दूसरा जो पॉइंट है, जब बहुत देर तक कोई ट्यूबलाइट या बल्ब ग्लो करता रहता है और हम उसको जाकर पकड़ते हैं तो वो कैसा, हमको थोड़ा सा हॉट फील होता है, गर्म महसूस होता है। क्यों? क्योंकि जो फोटोन और क्वांटा निकलते हैं उनमें कुछ ना कुछ अमाउंट में क्या रहती है, एनर्जी रहती है, और वो जो एनर्जी होती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी के क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है ना। ईच क्वांटा एंड फोटोन, ईच क्वांटा और फोटोन हैज डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, फोटोन हैज डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी, कुछ ना कुछ अमाउंट में डेफिनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है, कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी होती है, और वो एनर्जी जो होती है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। न्यू एंड न्यू को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी। 9th-10th में हमने पढ़ा है फ्रीक्वेंसी। अब मैं ये प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाऊंगी तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच न्यू, और H यहाँ पर वेयर H इज अ प्लैंक कांस्टेंट, वेयर H इज अ प्लैंक कांस्टेंट, H प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसने अपने नाम से दिया, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34, क्या होती है, जूल। तो 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड। ये इसकी क्या होती है, एनर्जी होती है, H की क्या होती है, वैल्यू होती है। और जो नंबर ऑफ क्वांटा और फोटोन निकलते हैं, दे आर ऑलवेज इन अ होल नंबर, नॉट इन फ्रैक्शन। ऐसा नहीं कि एक फोटोन निकल गया, 1.5 फोटोन निकल गया, 1.25 फोटोन निकल गया, क्वांटा 2.5 निकल गया, ऐसे नहीं। दे विल बी ऑलवेज इन अ होल नंबर। द नंबर ऑफ क्वांटा और फोटोन एमिटेड बाय एन ऑब्जेक्ट आर ऑलवेज इन होल नंबर, नॉट इन फ्रैक्शन। तो अगर n नंबर ऑफ फोटोन्स निकलते हैं, n फोटोन्स या क्वांटा निकल रहे हैं, तो एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, E मल्टीप्लाइड इज इक्वल टू n मल्टीप्लाइड बाय h न्यू। तो जितने फोटोन निकलते हैं उसमें उसका क्या कर देंगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो टोटल फोटोन की क्या आ जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। तो ये जो आपको मैंने पढ़ाया ये क्या थी, आपकी मैक्सवेल प्लैंक थ्योरी थी, जिसमें किसी भी ऑब्जेक्ट से जब हीट या लाइट रेडिएट होती है तो वो कंटिन्यूअस नहीं होती है, इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल पैकेट्स और बंडल्स होती है। लाइट के केस में बंडल्स को फोटोन कहते हैं, हीट के केस में बंडल को क्वांटा कहते हैं। हर फोटोन और क्वांटा में कुछ ना कुछ अमाउंट में एनर्जी होती है, और वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी ऑफ द लाइट की क्या, रेडिएशन की क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल में होती है। जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो H आएगा, और H को हम क्या कहते हैं, प्लैंक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू 6.626 इंटू 10 टू द पावर -34 जूल इंटू सेकेंड होती है। और जो नंबर ऑफ फोटॉन्स और क्वांटा निकलते हैं, दे आर ऑलवेज इन अ होल नंबर, नॉट इन फ्रैक्शन। जितने भी क्वांटा 1 सेकंड, 10 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटे में निकलेंगे, दे आर ऑलवेज इन अ होल नंबर, नॉट इन फ्रैक्शन। तो ये जो थी आपकी क्या थी, मैक्सवेल प्लैंक थ्योरी थी। अब अपन इसको कल इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू वेरी मच।